बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले लेक्चर में हमने डिपेंडेंट सैम्पल्स या पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस के केस में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पर काम देखा है। तो अभी हम उसी टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर बात करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 31 हमने इससे पहले लेक्चर में देखा है, वो आप उसको दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में ये कह रहे हैं कि the weights of 4 persons before they stopped smoking and 5 weeks after they stopped smoking are as follows। ये एक टेबल दिया गया है। इस टेबल के बारे में कह रहे हैं कि 4 लोग हैं, उन 4 लोगों के वजन स्मोकिंग छोड़ने से पहले और स्मोकिंग छोड़ने के बाद के ये हमें इस टेबल में दिए गए हैं। तो ये पर्सन के सामने 1 2 3 4, यानी ये 1 का मतलब पर्सन नंबर 1, 2 का मतलब पर्सन नंबर 2, इस तरह से। और बिफोर और आफ्टर लिखे हुए हैं। बिफोर का मतलब ये है कि ये वजन है। बिफोर के सामने जो 4 चीज़ें लिखी है ना, ये वजन है उन 4 लोगों के बिफोर यानी स्मोकिंग छोड़ने से पहले के। और आफ्टर का मतलब ये है कि स्मोकिंग छोड़ने के बाद के उन 4 लोगों के वजन ये दिए गए हैं। अब 148 और 154 दोनों का ताल्लुक पर्सन नंबर 1 के साथ है। इसी तरह से ये दोनों जो ऑब्जर्वेशन है, इन दोनों का ताल्लुक पर्सन नंबर 2 के साथ है। यानी ये एक पेयर है ऑब्जर्वेशन का। और अगर आपने 154 और 176 को आपस में इंटरचेंज किया तो फिर डेटा गलत हो जाएगा, क्योंकि 176 पर्सन नंबर 2 से ताल्लुक रखती है, ठीक है। और 176 अगर यहाँ लिखेंगे तो फिर तो वो गलत हो जाएगा। तो ये जो काम है हमारा, ये पेयर्ड सैंपल का काम है, यानी यहाँ पर पेयर वाइज काम हो रहा है। यानी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये दोनों ऑब्जर्वेशन एक ही जगह से आ रही हैं, यानी ऑब्जर्वेशन आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन हमसे ये कर रहे हैं कि यूज द टी टेस्ट फॉर पेयर्ड ऑब्जर्वेशन टू टेस्ट द हाइपोथेसिस एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट गिविंग अप स्मोकिंग हैज नो इफेक्ट ऑन पर्सन वेट। पहली बात तो यह है कि ये 0.05 लेवल का मतलब अल्फा हो गया। हमें कह रहे हैं कि आप टी टेस्ट यूज कीजिए। और क्या टेस्ट कीजिए कि दैट के बाद पढ़िए, ये दैट के बाद वो लाइन लिखी है जिसे हमने टेस्ट करना है। कह रहे हैं कि गिविंग अप स्मोकिंग हैज नो इफेक्ट ऑन पर्सन वेट। गिविंग अप कहते हैं छोड़ देना। गिविंग अप स्मोकिंग यानी स्मोकिंग छोड़ने से नो इफेक्ट, कोई असर नहीं हुआ। तो यहाँ आप गौर कीजिए कि इस डेटा में अब हम कैसे नो इफेक्ट का क्या मतलब लेंगे। नो इफेक्ट का मतलब ये लेंगे कि बिफोर के जो वेट्स हैं और आफ्टर के वेट्स हैं, अगर ये एक जैसे हों तो फिर सिगरेट या स्मोकिंग छोड़ने से कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि बिफोर की चीज़ें और बाद की चीज़ें एक जैसी हैं। तो फिर स्मोकिंग छोड़ने या ना छोड़ने से वो मसला नहीं है, वजन पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बिफोर के वेट्स और आफ्टर के वेट्स में एक तब्दीली हो, एक फ़र्क हो, एक वाज़ेह डिफरेंस पाया जाता हो, तो फिर आप बोलेंगे क्योंकि आफ्टर और बिफोर में तब्दीली आ गई है, इट मीन्स कि स्मोकिंग छोड़ने से असर होता है, ठीक है। लेकिन हम ये देखेंगे कि जिस क्वेश्चन के अंदर नो इफेक्ट का जिक्र आए, ठीक है, इस तरह को ना कोई और क्वेश्चन आए जहाँ नो इफेक्ट की आपको टेस्टिंग कही जाए कि आप टेस्ट कीजिए कि नो इफेक्ट है। अब नो इफेक्ट आगे ये बातें फिर बदलती रहती हैं, लेकिन नो इफेक्ट का जब हाइपोथेसिस टेस्ट करना हो, उस सूरत में एक जो हाइपोथेसिस जो बनेगा वो आप ये देखिए ये बनेगा। मैं इसे क्लोज करता हूँ। मैंने ऊपर लिखा है कि टू टेस्ट नो इफेक्ट, जो बात अहम है इस क्वेश्चन में ना, नो इफेक्ट की बात अहम है कि जब नो इफेक्ट का जिक्र आए आप ये हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे μ1 इक्वल टू μ2। यहाँ μ1 का मतलब ये हो जाएगा कि मीन बिफोर स्मोकिंग और μ2 का मतलब हो जाएगा मीन आफ्टर स्मोकिंग। तो बिफोर का मीन और आफ्टर का मीन ये एक जैसे हैं, इक्वल हैं। इक्वल होने का मतलब एक जैसा होना। तो जब दोनों मीन एक जैसे हैं, इट मीन्स के नो इफेक्ट। ये नो इफेक्ट का मतलब इक्वलिटी। तो यानी मीन जब बदले नहीं है, जब एक जैसे ही हैं, तो फिर यानी स्मोकिंग छोड़ने से कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई इसका असर नहीं है। इसका वर्सेस बनाएंगे नॉट इक्वल। तो μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, यानी पहले का वजन का जो मीन और बाद वालों का मीन वो इक्वल नहीं है, यानी तब्दीली आई है, ठीक है। जब चीज़ें इक्वल ना हो ना तो फिर यानी बदल जाती हैं, यानी ये और ये मुख्तलिफ हो गए हैं, यानी बिफोर और आफ्टर के मीन बदल गए हैं, यानी इफेक्ट है। तो नो इफेक्ट ये हो गया, और इसका अपोजिट इफेक्ट होना वो फिर ये हो गया। अच्छा, इसमें ये इस रिलेशन से ये रिलेशन बनेगा जी, और इससे फिर आप ये बनाएंगे। ये आपको पता है कि डी क्यों लिख रहा है, ये माइनस की वजह से। माइनस कहते हैं डिफरेंस को, ये डी आ गया, और ये दोनों म्यू थे इसलिए यहाँ पर म्यू आ गया। बाकी ये जी इक्वल पर लाइन लगी है, दिस इज अ टू टेल टेस्ट।
स्टेप नंबर 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा ये बताई गई है। स्टेप नंबर 3 टेस्ट स्टेटिस्टिक, ये टी टेस्ट यूज़ होगा, आपको याद करना है जी, ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। कंप्यूटेशन में आप जाएंगे, स्टेप नंबर 4 है हमारा। इधर ये जो 3 कॉलम है मेरे सामने, ये 3 वही कॉलम है जो हमें क्वेश्चन में दी गई, जो डेटा में दिया गया था। मैंने उसको कॉलम वाइज लिखा है जी। उसमें मैंने बिफोर के ऊपर x1 खुद से लिख दिया, आफ्टर के ऊपर x2 खुद से लिख दिया। अब मैंने बनाना है कि डी कॉलम, क्योंकि हमारे फार्मूले में डी आ रही है। अब डी कॉलम पर थोड़ी बात करेंगे। डी कॉलम जो आपने इस क्वेश्चन पे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें जो डी कॉलम बनाना है, यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, आप x1 माइनस x2 करें या x2 माइनस x1 करें, यह आपकी मर्जी है। मैंने अभी x1 माइनस x2 किया है, यानी कि x1 में से माइनस किए x2 की वैल्यूज, यानी x1 की वैल्यूज ये हैं, तो 148 में से माइनस किया है 154 को -6। इसी तरह से इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस की 0, तो नीचे भी ये दोनों वैल्यूज में से ये दोनों वैल्यूज माइनस किया तो यहाँ से रहे। लेकिन आप पर पाबंदी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर कि कोई स्टूडेंट अगर यहाँ x1 माइनस x2 नहीं करना चाहता है, बल्कि वो x2 माइनस x1 करे, यानी 154 में से माइनस कर दे 148 को, इसमें से माइनस करे ये, इसमें से माइनस करे ये, तब भी इस क्वेश्चन में कोई मसला नहीं है। डी कॉलम अगर आप इस तरह से x1 माइनस x2 की बजाय x2 माइनस x1 करके भी बनाएंगे तो हमारे इस काम पर फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपने डी कॉलम बना लें, डी स्क्वायर कॉलम बनाइए और आगे काम हमारा जो 6 स्टेप होगा ये डिसीजन वाला, ये हमारा सेम डिसीजन आएगा। ठीक है, ये काम जो मैं बोल रहा हूँ कि फर्क नहीं पड़ता है, चाहे x1 माइनस x2 करें या x2 माइनस x1 करें। ये कब करना है? जब हमारा क्वेश्चन 2 टेल टेस्ट पर हो, यानी जब हमारा ये μ1 नॉट इक्वल टू μ2 हो या μd नॉट इक्वल टू 0 h1 को देखकर। h1 में जब 2 टेल टेस्ट का जिक्र हो, यानी इक्वालिटी पर ये क्रॉस हुआ हो, उस सूरत में मैं कहता हूं कि चाहे आप x1 माइनस x2 करें या x2 माइनस x1 करें, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये 2 टेल टेस्ट ना हो, जो कि इससे पहले लेक्चर में हमने देखा है, वो 1 टेल टेस्ट का क्वेश्चन था, वहां पर पाबंदी है। वहां पर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आप अपनी मर्जी करें, आप चाहे इसमें से x2 माइनस करें या इसमें से x माइनस, वो काम यहाँ पर नहीं होगा। जब 1 टेल टेस्ट होगा तो फिर आपको इस तरह की आज़ादी नहीं होगी। ठीक है, 1 टेल टेस्ट इत्तेफाक से मेरे पास ये काम मौजूद है जो हमने इससे पहले लेक्चर में देखा है। मैं उसकी बात यहीं पर कर देता हूँ। ये 1 टेल टेस्ट में ना हमारे पास ये पहले का लेक्चर था। यहाँ पर h1 में देखिए ये इक्वालिटी क्रॉस नहीं है, बल्कि म्यू पी माइनस म्यू एन, ये ग्रेटर या लेस का साइन, जब ग्रेटर या लेस का साइन हो यानी 1 टेल टेस्ट हो, उस सूरत में आपको जो ये डी कॉलम बनाना है जरा इसको सोच कर बनाना है। ठीक है, इधर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं इस केस में कि आप x2 माइनस x1 करेंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि क्योंकि ये वजह तो हमने उस टाइम पे भी बात कर ली थी बहरहाल, क्योंकि आपके h1 में ये p माइनस एन हो रही है, म्यू पी माइनस म्यू एन हो रहे हैं, तो यहाँ डी कॉलम में भी आपने ये जिस तरह ये p माइनस एन है, तो इधर भी आपने ये p माइनस ये n, इस कॉलम का नाम है पोलिनेटेड और इस कॉलम का नाम था नॉन पोलिनेटेड। तो ये p की वजह से ये p हमारा ये p था, ये पहले वाला p, और ये जो n था ये हमारा ये n नॉन से था। तो क्योंकि यहाँ p माइनस n का ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है इसका h1 का, तो डी कॉलम में भी आप p माइनस n के तहत काम करेंगे, यानी डी कॉलम में आप ये p माइनस ये n यानी x1 माइनस x2 के हिसाब से काम करेंगे। किसी स्टूडेंट ने अगर यहाँ पर x2 माइनस x1 किया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 टेल टेस्ट में हमें देखना है कि जो म्यू यहाँ पहले है उस म्यू का x यहाँ पर पहले आएगा। अच्छा जी, काम पर आते हैं अपने, हमारा क्वेश्चन जारी है। ये जी काम को आगे सेम अब हो गया है जो पहले देख चुके हैं। ये डी कॉलम बनाएंगे, डी स्क्वायर कॉलम बनाएंगे, दोनों का सम करेंगे। डी बार का फार्मूला आप देख लीजिए, ये एक्स बार की तरह है जी। ये एस डी का फार्मूला भी देख लीजिए, ये भी हमने एक्स की फॉर्म में पढ़ा हुआ है, उस एक्स की फॉर्म में यहाँ एक्स का डी आ गया है। ये सारे सम, ये समेशन डी स्क्वायर, समेशन डी और ये समेशन डी, ये यहाँ से मिल रहे हैं। ये दोनों सम अपने इधर इधर और इधर पुट करेंगे, आपके पास डी बार और एस डी के आंसर आ जाएंगे। जब एस डी का आंसर आएगा तो फिर आपका मकसद तो टी का फार्मूला है ना, आप यहाँ डी बार और एस डी में ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे। रह गया म्यू नॉट आपका एच नॉट में से आएगा जी। यहाँ पर म्यू का डिफरेंस 0 के साथ ताल्लुक है तो 0 यहाँ पुट हो जाएगा सारे की जगह। एन ये काउंट कीजिए 1 2 3 4, ये 4 पेयर्स हैं हमारे, तो यहाँ पर 4 पुट होगा। तो ये सारे मैंने पुट किए हैं यहाँ, तो टी का आंसर आ गया ये माइनस समथिंग। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम वी, ये तो फार्मूला यहाँ लिखा है हमने, n माइनस 1, तो n 4 है तो 4 माइनस 1 3, इसलिए ये 4 माइनस 1 3 आ रहा है। फिर स्टेप क्रिटिकल रीजन है जी, ये बनता है H1 को देखकर। H1 में 2 टेल टेस्ट है, तो ये तो तरीका सेम है जो आप टी टेस्ट रोज़ा टेस्ट से पहले भी देख चुके हैं। 2 टेल टेस्ट है, दरम्यान में लिखिए और
एक साइड पर माइनस का रिलेशन, एक साइड पर प्लस का, यानी एक लेस का और एक ग्रेटर का। तो ये काम आप खुद अब जरा गौर कीजिए। मैंने ये फिगर आपको क्लोज दे देता हूँ, ठीक है। दोनों टेल्स यूज होंगी, ये माइनस वाले की वजह से करके माइनस की, और ये प्लस की ये आएगी, और ये वैल्यू आपको टेबल से मिलेगी। ये वी और अल्फा पर ध्यान कीजिए, ये वी और अल्फा आपका ये यहाँ से आ रहा है। तो हमारी वैल्यू जो है वो हमारी टेबल की जो वैल्यूज़ है माइनस और प्लस की, इन दोनों के दरमियान में फॉल करती है। मैंने ये डॉट लगाकर हल्का सा ऊपर ये इंडिकेट भी कर दिया है कि हमारी टी कैलकुलेटेड की पोजीशन ये बन रही है, यानी वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करता है। डिसीजन आप यहाँ पर देंगे एक्सेप्ट एच नॉट एज टी कैलकुलेटेड फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन। इसके बाद आप क्वेश्चन खुद करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है। यहाँ पर वेराइटी 1 और वेराइटी 2 है, तो इनके बारे में ये कह रहे हैं, टाइम शॉर्ट है ज़रा तो मैं इसको यहाँ से पढ़ता हूँ। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट मीन यील्ड आर इक्वल। तो मीन इक्वल है, तो ये वेराइटी 1 का मीन और वेराइटी 2 का मीन आपस में इक्वल है, लेकिन क्योंकि ये पेयर ऊपर लिखा हुआ है तो पेयर के केस में आप काम करेंगे इक्वल। आपको हाइपोथेसिस टेस्ट करना है इक्वल मीन का। इक्वल मीन का केस यही है जो भी हम कर रहे हैं, यही काम बिल्कुल आपने एच नॉट में μ1 इक्वल टू, यानी जिस क्वेश्चन में नो इफेक्ट हो या इक्वल मीन कहे तो फिर यही बनेगा, उसका वर्सेस भी ये बनेगा, सारा काम नीचे सेम होगा, ठीक है। बिफोर आफ्टर की जगह पर वेराइटी 1 और वेराइटी 2 आ जाएंगे, बाई काम आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, ये आप खुद पढ़ें इसको स्टेटमेंट। यहाँ पर ये इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ में ये वैल्यूज़ दी हैं 5, 1, 8, ये जो वैल्यूज़ दी हुई ये सारी की सारी वैल्यू उस बंदे ने हमें डी कॉलम की दे दी है, यानी इस तरह का डेटा पूरा नहीं दिया है बल्कि डी कॉलम खुद ही बना कर दे दिया है। तो आप अपनी जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यू सारी डी कॉलम के नीचे लिखेंगे और साथ बी स्क्वायर कॉलम बनाएंगे, दोनों का सम करेंगे और यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। लेकिन यहाँ आपको टेस्टिंग ये करनी है कि ये कुछ लोगों के वेट्स हैं, ठीक है। ये आप क्वेश्चन गौर से पढ़िए, तो क्योंकि आपको खुद पढ़ना आना चाहिए, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। इसमें कह रहे हैं कि कैन इट बी कंक्लूडेड दैट ब्लड प्रेशर इन जनरल इज इंक्रीज्ड। तो ये ब्लड प्रेशर में इंक्रीज बताई गई है, तो कह रहे हैं कि जनरल मीन के पॉपुलेशन के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज कर गया है। तो इंक्रीज करने का मतलब यह है कि बड़ा हो जाना, तो आप यहाँ लिखेंगे म्यू डी ग्रेटर देन 0, यानी इंक्रीज वाले क्वेश्चन में म्यू डी ग्रेटर देन 0 होती है, और इसका ऑपोजिट आप बनाएंगे म्यू डी लेस देन इक्वल टू 0, यानी लेकिन ये जो ग्रेटर देन 0 है ना, इंक्रीज का मतलब यहाँ पर ये बात है, फिर इसका ऑपोजिट हम जो बनाते हैं वो ये बन रहा है, यानी इंक्रीज का मतलब ये चीज़ नहीं है बल्कि इंक्रीज का मतलब ये चीज़ है, इससे होगा इसका ताल्लुक, ऑपोजिट बनाइए। और ये काम आप ये वन टेल टेस्ट का क्वेश्चन है जी, वन टेल टेस्ट का क्वेश्चन है, ये आप खुद ही करेंगे। उससे फ़र्क इतना ही होगा कि डी कॉलम तो बना दिया गया है, ठीक है, आप शेयर करके सारा काम करेंगे। क्रिटिकल रीजन में आकर आप वन टेल टेस्ट का क्रिटिकल रीजन यूज करेंगे, और आप वो खुद गौर कीजिए, H1 को देखिए, H1 के मुताबिक आप इन दोनों में से कोई एक रूल यूज करेंगे और अल्फा का ऑफ नहीं करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।